हाँ जी प्रधान जी, जो ये यात्रा है कहाँ से कहाँ है और क्यों निकाल रहे हैं यात्रा? हमने यात्रा शुरू करी पहले सरसा से लेकर के टीकरी बॉर्डर तक। उसमें हजारों ट्रैक्टर लेकर के मैं टीकरी बॉर्डर गया। 20,000 से ज़्यादा पार्टी के साथियों को टीकरी बॉर्डर पे छोड़ कर के आया कि आप जब तक यहाँ डटे रहो, जब तक ये तीनों कृषि के कानून रद्द ना हो जाए। अभी अम्बाड़ा से शुरू करी है मैंने और इसको सिंगू के बॉर्डर तक लेके जाऊंगा। वहाँ पे भी ये काफिला मेरी ख्याल है बहुत बड़ा हो जाएगा। अब तक हजारों ट्रैक्टर हैं और ये बढ़ता बढ़ता बहुत बड़ी संख्या में होगा। आज गुहाना जाके रुकूंगा रात को और सुबह गुहाना से चल करके टीकरी बॉर्डर सिंगू बॉर्डर जाऊंगा। इसके बाद अगला प्रोग्राम मेरा भिवानी से है। भिवानी से चलूँगा, भिवानी से दादरी, दादरी से महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ से रिवाड़ी और फिर अपना जो गुड़गांव का बॉर्डर है वहाँ ले जाके पड़ाव करेंगे। ये इसलिए यात्रा शुरू करी है कि अगर कोई आम आदमी गलती करता है तो फिर उसके खिलाफ जितनी बड़ी गलती करता है उतना ही बड़ा मुकदमा दर्ज हो जाता है, उतनी सज़ा फिर उसको मिलती है। और ये सारे काम सरकार करती है। कोई गलत करे उसके खिलाफ सरकार एक्शन लेती है। अगर सरकार कोई गलत फैसला करे उसके खिलाफ कौन एक्शन ले? अगर विपक्ष तो मजबूत हो तो फिर आज किसानों को इतनी बड़ी संख्या के अंदर इस ठुठुरती ठंड में, आज 51 दिन हो गए, 5 साल के बच्चे से लेकर के 85 वर्ष तक के बुजुर्ग उस धरने पे बैठे हैं, तो सरकार को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए गए। इसलिए हमने ये यात्रा शुरू करी है कि देश का प्रधानमंत्री अपनी गलती में सुधार करे। जो 3 कृषि के कानून बिना मांगे, बिना किसी से बातचीत किए बिना इस देश के किसान पे थोप दिए, उस गलती को स्वीकार कर ले, किसान से माफी मांग ले और तीनों कृषि के कानून वापस लेकर के नए सिरे से जो किए हुए वायदे हैं उनके किसानों के साथ, उनको एक बार दोबारा ध्यान से खुद सुन के उन कानूनों को बनाने का काम करें। एमएसपी की गारंटी दे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करे, किसान की फसल के लागत मूल्य से 50% उसको ज़्यादा दे और किसान का जो कर्ज है उसको माफ़ करे। अगर पूंजीपतियों का, अगर लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ हो सकता है तो जो 80% लोग हैं उनका कर्जा क्यों नहीं माफ़ हो सकता? जब चंद घरानों का कर्जा माफ़ किया जा सकता है तो किसान ने गुनाह क्या किया? किसान ने तो इस देश को आज़ादी दिलाई है। किसान का बेटा तो आज भी इस देश की सीमाओं की पहरेदारी कर रहा है। किसान आज अपने पेट की परवाह ना करके, अपने बच्चों को घर में छोड़ करके, धरती का सीना चीर करके, फसल पैदा करके सारे देश का पेट भरता है, तो उसके साथ क्यों अन्याय किया जा रहा है? इसलिए प्रधानमंत्री जी को 26 जनवरी को ऐलान करना चाहिए कि मैं आज अपनी भूल सुधार रहा हूँ, मैंने गलती करी है, मैं देश के किसान से माफ़ी मांग रहा हूँ और मैं तीनों कानून वापस ले रहा हूँ। सर 9 दौर की वार्ता हो चुकी है, डेट पर डेट, लेकिन सारी फेल। क्या नतीजा मानते हैं, क्या रिजल्ट मानते हैं? ये कहीं किसान की परीक्षा लेने की बात है। प्रधानमंत्री के दिमाग में ये बात है कि लंबे समय तक आंदोलन चलेगा तो लोग परेशान होकर के आंदोलन छोड़ करके घर चले जाए। किसान की परीक्षा साल में 2 बार भगवान लेता है। जब वो 50 डिग्री के टेम्परेचर में अपने खेत के अंदर धान पकाता है, जब वो गेहूं पकाता है,
तब उसकी परीक्षा ली जाती है। 6 महीने तक वो उस खेती को अपने बच्चे से ज़्यादा समय दे करके बड़ा करता है, पालता है। और उसमें अगर कोई ओलावृष्टि हो जाए, कोई सूखा पड़ जाए, किसी और कारण से फसल खराब हो जाए, तो किसान विचलित नहीं होता है, फिर वो दोबारा अगली फसल के लिए तैयार हो जाता है। अब सर्दी में भी -डिग्री टेम्परेचर में किसान अपने खेत में गेहूं में पानी लगा रहे हैं, उसको भी इसी तरह से 6 महीने पकाएगा और एंड में क्या नतीजा निकलेगा उसको पता नहीं है। प्रधानमंत्री की सोच ये हो सकती है कि लंबा समय बैठाऊंगा तो ये खड़े होके चले जाएंगे। जिसको अपने खेत में पक्की पकाई फसल खत्म हो जाए उससे विचलित नहीं होता, उसकी परवाह नहीं करता, तो फिर इस आंदोलन में वो कितने भी लंबे समय उसको बैठना पड़े, लड़ना पड़े, वो विचलित नहीं होगा। वो इस लड़ाई को शांति प्रिय ढंग से इसी तरह लड़ेगा, देश के प्रधानमंत्री को मजबूर करेगा। सर, इस लड़ाई में आप किसानों के साथ शुरू से ही खड़े हैं। आपके विपक्ष के जो साथी हैं, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, कहते हैं कि अभय सिंह को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा बजट सत्र में, उसमें सरकार के खिलाफ वोटिंग करनी चाहिए, सरकार अल्पमत में है, क्या मानते? दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ये बताए कि उसके पिताश्री कौन सी पार्टी में। वो तो बीजेपी के एजेंट है, ये बात मैं नहीं कहता। कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे ये आरोप लगाया था कि आप तो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करते हो। तो जो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है वो मुझे इस तरह की सलाह क्यों दे रहा है? उसको क्या तकलीफ है? उनको एक काम करना चाहिए, अगर वो किसानों के हितैषी हैं तो फिर उनको भी मेरी तरह 30 के 30 MLA को इस्तीफा दे करके किसानों के बीच में आके बैठ जाना चाहिए। अगर वो 30 MLA इस्तीफा देते हैं तो पूरे देश के अंदर खलबली मचेगी, पूरे देश में इस बात का शोर मचेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बारी बारी एक बात कहते हैं कि हम सरकार के खिलाफ अविश्वास लाएंगे। जिस दिन सरकार के खिलाफ बोलने के लिए विधानसभा में सरकार की तरफ से प्रस्ताव लाया गया था, उस दिन क्यों छोड़ करके भागे विधानसभा? उस दिन विधानसभा में क्यों नहीं खड़े हुए? उस दिन तो छोड़ के भाग गया। अगर वहां रहता तो फिर उसको किसान की बात करनी पड़ती। अगर किसान की कांग्रेस हितैषी होती तो इनके राज्यसभा के, लोकसभा के 100 से ज़्यादा सांसद हैं, फिर तो देश के प्रधानमंत्री के दरवाजे पे जाकर के धरना देते, फिर ये राष्ट्रपति भवन के बाहर धरने पे बैठते, फिर ये लोकसभा में जाकर के धरने पे बैठते, फिर ये महात्मा गांधी की प्रतिमा पे जाकर के बैठते, इंडिया गेट पे बैठते। 5 इंडिया गेट पे पंजाब के सांसद बैठे हैं। उनको इस बात का पता है कि अगर तुम यहाँ नहीं बैठोगे तो पंजाब का किसान आने वाले समय में तुम्हें भी इस पद से वंचित कर देगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है ये कहता था कि मैं किसानों की लड़ाई लड़ूंगा। जब पीपली के अंदर लाठियां मारी गई थी, उनके अपने बयान है, उनसे को हैक नहीं है। उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि मैं जो है किसान के साथ अगर न्याय नहीं हुआ, अगर ये पर्चे जो दर्ज किए गए किसानों के खिलाफ वापस नहीं हुए, अगर जिन लोगों ने इनके ऊपर लाठियां बरसाई उनके खिलाफ मुकदमे नहीं बने, तो मैं पीपली में जा कर के अपनी पार्टी के सारे विधायकों को और लोगों को साथ लेकर के धरने पे बैठ जाऊँ। आप बताओ मुझे, कोई एक दिन धरने पे बैठे? वो एक दिन गए पीपली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया था, धरने पे तो नहीं बैठा। जो व्यक्ति अखबारों की सुर्खियों में बना रहना चाहते हैं, ये जनता जनार्दन उनको सबक सिखाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए आने वाले दिन बहुत कठिनाई के हैं। वो मुझे कोई सलाह और मशवरा देने की बजाय अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में सोचे। मुझे हुड्डा की राय की जरूरत नहीं। मेरे पास, ये तो दीपेंद्र हुड्डा ने आपसे कही है
इन्होंने मेरे पास सैकड़ों फोन करवाए, बीजेपी वालों ने, कांग्रेस वालों ने, जेजेपी वालों ने। जिन लोगों ने मुझे फोन किए उन्होंने कहा कि हमारी आवाज विधानसभा में कौन उठाएगा। मैंने उनसे एक ही बात पूछी थी, भाई आप कहाँ से बोल रहे हो? उन्होंने बताया, जी मैं फलाना आदमी बोल रहा हूँ, मैं चौधरी देवीलाल के साथ, मैं चौटाला साहब के साथ। और उन्होंने कहा अब भी आपके साथ है। तो मैंने उनसे पूछा आगे से कि जब भी पार्टी की मीटिंग होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या हल्का के सतर पे, या मैं जनरल किसी जिले में जाता हूँ, मिलता हूँ, आप अगर पार्टी के इतने बड़े शुभचिंतक हो तो आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? आपने मुझे राजनीतिक तौर पे हमारी पार्टी का संगठन कैसे मजबूत हो उसके लिए कभी सलाह क्यों नहीं दी? तो फिर वो आगे से जबान जो है दबा लेते हैं। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये वो लोगों से फोन करवाते हैं जो सारे राजनीतिक दलों में घूमते हैं। तो मुझे ऐसी सलाह की जरूरत नहीं। ये फैसला मैंने जो अपने विधायक के पद से देने का किया है, ये मेरे हल्के के लोगों की डिमांड थी। पार्टी के सारे संगठन ने मुझे ये कहा कि अगर हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर हमें बड़ा फैसला करना पड़ेगा। विधायक का पद मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता है। बहुत बड़ा फैसला है जी। किसी के लिए कोई विधायक का पद बहुत बड़ी चीज होगी। मेरे इस्तीफा देने के बाद बहुत सारे ऐसे नेता इस प्रदेश में घूम रहे हैं जो किसानों के धरने पे जाते हैं, ये कहते हैं कि हम तो किसान के साथ खड़े हैं। मेरे इस्तीफे के बाद वो कहाँ जाएंगे? लोग उनको जा करके उनके घर में पकड़ेंगे कि तुम इस्तीफा दो अगर तुम हमारे साथ हो तो। अगर वो किसान के हितैषी होंगे तो इस्तीफा दे देंगे, नहीं इस्तीफा देंगे तो 3 पीढ़ी मेंबर पंचायत नहीं बन पाएगी। लोग ऐसी हालत भी कर देंगे। एक आखिरी सवाल है जी, जैसे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अमित शाह से मिले हैं, तो क्या हरियाणा सरकार अलपमत में है? कोई खलबली है हरियाणा सरकार में? सरकार है कहाँ ये बताओ? ये तो लुटेरों का गिरोह है। लोगों की जेब में से पैसे निकालते हैं, डाके मार रहे हैं। जब मैं इनको डाकू कहता हूँ तो फिर इनको बहुत तकलीफ होती है। जब मैं विधानसभा में सबूत दिखाता हूँ कि तुमने यहाँ लूट मचाई है, तब ये मेरी बात का जवाब देने की बजाय विधानसभा से खड़े होकर बाहर चले जाते हैं ताकि उनको मेरे सवाल का जवाब देने में दिक्कत ना हो। वो कहीं मेरे इस्तीफे से खुश हो रहे होंगे, लेकिन मैं उनके ऐसी चूड़ी चढ़ा दूंगा इस्तीफा देके कि उन लोगों को भी एहसास हो जाएगा जो चौधरी देवीलाल के नाम की राजनीति करते हैं। आज मैं लोगों के बीच में बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के बिना जा रहा हूं। वो तो अपने घर में भी बिना सिक्योरिटी गार्ड के नहीं जा सकते। घर में भी विवाद है, वहां भी कोई ना कोई लठली काट लेता है, भी तैने मरवा दिया, वो क्या तैने मरवा दिया है कि नहीं? तो आप मान के चलो, अगर कोई नेता तो होता है तो उसको किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। अगर लोगों में पॉपुलर है, अगर लोगों में कहीं उसकी जगह बनी हुई है, काट की हांडी चढ़ती है एक बार, लेकिन रोज नहीं चढ़ा करती। एक बार चढ़ गई बहुत है, अगली बार तो कोयला भी नहीं मिलेगा, राख हो जाएगी। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।